वेलकम स्टूडेंट्स, मैं LK झा यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन से दरोगा प्रैक्टिस सेट मॉडल क्वेश्चन आंसर का जो डिस्कशन आप देख रहे हैं, जिसमें 4 वीडियो आपने 4 सेट का देख चुका है। 5वां सेट का प्रथम भाग का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है, किस नगर को? तो इसका आंसर अहमदाबाद होगा। मैनचेस्टर कहाँ है? सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए मैनचेस्टर है क्या। तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में प्रसिद्ध जो है सूती वस्त्र के लिए औद्योगिक नगर है, और भारत में भी उसके तरह ही भारत में जो बहुत सारे औद्योगिक नगर है जिसका नाम रखा गया है, जिसमें अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसे भारत का बोस्टन भी कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर हुआ। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है हम कहते हैं कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई को भारत का सूती वस्त्र का राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सबसे अधिक भारत में सूती वस्त्र मिल जो है मुंबई में है। सूरत भी बहुत प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए। लुधियाना ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला कौन सा जल डमरू मध्य है? तो ये पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य है मलक्का जल डमरू मध्य जो है इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ता है। जो सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में है और माल्या द्वीप जो मलेशिया में है उसको जोड़ता है। मैगेलन जो है जल संधि, यह यूएसए में है। मैगेलन जल संधि कहाँ है? यूएसए में है। जल डमरू मध्य और जल संधि, जहाँ दो संधि को जोड़ा जाता है, और जल डमरू मध्य का अर्थ हुआ 2 जल संधि के बीच जुड़ा हुआ स्थल भाग। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बुद्ध के अवशेषों पर प्रारंभ में 8 स्तूप बनाया गया था। हालांकि स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, जहां अग्निवेदी से निकलने वाला ज्वाला के रूप में हुआ है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूप बनाया गया। फिर आगे चलकर बहुत सारे स्तूप बनाए गए, जिस स्तूप में भारत में सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो है वह सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप किनके द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया। अशोक ने सांची का स्तूप बनाया। जो सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस जिला में? सागर जिला में है। ये सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। अकबर द्वारा पंचमहल जो बनाया गया वह भी अर्धगोलाकार स्तूप से मिलता जुलता है। चौथा है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया धार्मिक आंदोलन। तो उस धार्मिक आंदोलन का नाम है दीन ए इलाही। इसे हम तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। यह धर्म 1582 ईस्वी में शुरू किया गया अकबर द्वारा। दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अकबर स्वयं रहे हैं। दीन ए इलाही धर्म यह एक प्रकार से सम्राट के प्रति असीम आस्था के प्रतीक के रूप में बनाया गया, जिसमें शेख मुबारक
अबुल फजल फैजी आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। मान सिंह ने इस धर्म को मानने से इनकार कर दिया। भारत के बड़े हिंदू राजा या बड़े व्यक्तियों में सिर्फ बीरबल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दीन इलाही धर्म को अपनाया। इस धर्म की जो 4 बड़ी बात थी कि मान, सम्मान, शरीर और धर्म, ये चारों सांकेतिक रूप से, प्रतीक रूप से सम्राट को समर्पित करना होता था। यह धर्म बहुत सफल नहीं हुआ। 1583 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही संबत की शुरुआत किया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया गया एक प्रकार का धार्मिक कर। खराज यह भू राजस्व जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, 1/3 भाग। जौहर प्रथा द्वारा राजपूतानी अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में जल जाती थी, आत्महत्या कर लेती थी, उसे हम जौहर प्रथा कहते हैं। 5वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? तो देखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1928 को हुआ और साइमन 3 फरवरी 1928 को प्रथम बार आया। साइमन 2 बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन हुआ था, इसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसका उद्देश्य था कि भारत में किस प्रकार की सुधार हो प्रशासनिक, इस पर रिपोर्ट देने के लिए। जाहिर है कि साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसका भारी विरोध किया गया। इसी विरोध को करते हुए 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय को लाहौर में साइमन का विरोध करते हुए वहाँ के एसपी एस्कॉट की लाठी से काफ़ी चोट लगी, जो इनके मृत्यु का कारण बना। लाला लाजपत राय ने वहाँ कहा था कि मेरे ऊपर बरसाए गए एक एक लाठी ब्रिटिश तंबू के कील को हिलाने वाला साबित होगा। जैसा कि हम जानते हैं, इस कारण से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। इसी को बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने डीएसपी संडर्स पुलिस अधिकारी की हत्या कर दिया। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया। मार्लो मिंटो सुधार भी 1919 में। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। 6ठा प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ है? तो ममलपुरम, जिसे महाबलीपुरम नाम से जानते हैं। महामल जो है नरसिंहवर्मन प्रथम की उपाधि रही पल्लव वंश के शासक। यही पल्लव वंश के शासक ने तट मंदिर बनाया, जिसमें 8 मंदिर है, जिसे सप्त पैगोडा कहते हैं। इसे मोनोलिथिक टेम्पल, शोर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बाउल जो है यह एक लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बाउल लोक नृत्य जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। रफ जो है लोक नृत्य कश्मीर से संबंधित है। गरबा नृत्य गुजरात में की जाती है। सामा चकेबा आदि नृत्य का संबंध बिहार से है। हम देखेंगे कि ओणम जो पर्व है और पोंगल, ये दक्षिण भारत में, जिसमें केरल तमिलनाडु मुक्त है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य भागों गोवा आदि में भी यह पर्व मनाया जाता है। 8 प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण के सहयोग से 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नारेंद्र देव थे और इसके प्रथम सचिव जो थे वह
सचिव जो थे वह जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचार के बहुत बड़े लीडर रहे। व्हाई सोशलिज्म इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है। एम.एन. राय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक रहे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का इन्हें गौरव प्राप्त है। सबसे अधिक बार बजट पारित पेश करने का भी श्रेय मोरारजी देसाई को है। भारत सेवक संघ की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में बॉम्बे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य इसके द्वारा युवाओं को राष्ट्रवादी विचार से अवगत कराना, उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करना था। बाल गंगाधर तिलक ऑल इंडिया लेवल के भारत के प्रथम लीडर हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी लीडर थे। चित्तरंजन दास C.R. दास स्वराज पार्टी के प्रसिद्ध नेता। लाला हरदयाल जो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया। मृदंग क्या होता है? तो मृदंग दो मुंह वाला एक ढोल है। यह ढोल तबला, ढोल, मृदंग, ये डुडुम्बी, नगारा, ये सभी लगभग एक ही कैटेगरी की, एक ही तरह की वाद्य यंत्र है, जो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के लय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या है? वीणा। भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा बजाने में समुद्रगुप्त बहुत निपुण था। संगीत का शुरुआत जो है ये हमें सर्वप्रथम सामवेद से मिलता है। 11 प्रश्न है। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः माना जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका समय काल जो है 1850 से 1883 तक रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही प्रभावशाली हिंदी के विद्वान हुए और आज जो कौरवी भाषा, जिसको आप खड़ी बोली हम कहते हैं, जो खड़ी बोली आज हम लोग पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, हिंदी की जो भाषा है यह खड़ी बोली है। इस बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत में नाटक विद्या का आधुनिक काल में नाटक विद्या के भी ये जनक है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इनकी प्रसिद्ध रचना में शामिल है। इनके द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र तत्व बाल बोधनी और भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका भी निकाला गया। खड़ी बोली के ये जनक हैं। प्रेमचंद्र सबसे बड़े भारत के उपन्यासकार माने गए हैं। R.K. नारायण ये अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक, जिनके मालगुडी इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला जैसे अनेक पुस्तक की इन्होंने रचना किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। अमिताभ बच्चन के ये पिताजी थे। 12 प्रश्न है। बंगाल फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किया तो सत्यजीत राय ने किया। ये सत्यजीत राय बहुत बड़े प्रसिद्ध सिनेमा क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल की। भारत के एकमात्र ये व्यक्ति है प्रारंभिक दौर में जिन्हें 1992 ईस्वी में विशेष ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। सत्यजीत राय बंगाल क्षेत्र के प्रसिद्ध फिल्म से जुड़े हुए व्यक्ति रहे। पाथेर पंचाली इनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म रही। श्याम बेनेगल, मृगनाभ सेन, गोविंद निहालानी ये सभी जो है फिल्मी क्षेत्र से संबंधित निर्माता, निर्देशक आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
शब्द क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शब्द क्यू जो है बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। बिलियर्ड खेल से क्यू जुड़ा हुआ है। क्यू जो होता है बिलियर्ड खेल में जो खेलने की वर्गाकार या आयताकार जो उनके चौखट होते हैं उस पर खेलने की जो विधि होती है, शुरुआत होती है, उसे क्यू कहा जाता है। इसी बिलियर्ड का ही एक रूप होता है स्कूनर। स्कूनर और बिलियर्ड में मुख्य अंतर होता है कि बिलियर्ड में जो गेंद की मात्रा, गोटी की मात्रा होती है वो कम होती है, और ब्रिटिश स्कूनर में गोटी की जो मात्रा होती है गेंद की वह 22 होती है। पंकज आडवाणी स्कूनर में विश्वविख्यात भारत के खिलाड़ी है। लॉक इन शब्द भी बिलियर्ड से ही जुड़ा हुआ है। 18 प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, जिसे वर्तमान में विश्व भारती जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। विश्व भारती की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ ने एक छोटा सा स्तर पर पढ़ाने के लिए विद्यालय की शुरुआत की, जो संस्था धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक मानवेंद्र नाथ राय ने 20 अगस्त 1920 को ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। 19वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात रहे हैं? तो बाबा आमटे। महाराष्ट्र में बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम बनाए, जो आश्रम अभी भी कार्यरत है और कुष्ठ रोगियों के लिए ये समर्पित रहा। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। धोंदो केशवा कार्वे महिला उत्थान के लिए जाना जाते हैं। ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं की देखरेख में हुआ, कार्वे के नेतृत्व में हुआ। राम मनोहर लोहिया भारत के प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक विचारक रहे। बीसवां प्रश्न है, चंडीगढ़ नगर की वास्तुविद यानी वास्तुकार कौन थे? तो ले कार्बूजियर जो है ये यहाँ के वास्तुकार है। चंडीगढ़ भारत के प्रथम नियोजित शहर है। भारत में पहला नियोजित शहर कौन है? चंडीगढ़ है। इमर्सन बेकर जो है सचिवालय के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संसद सचिवालय, लोकसभा सचिवालय। एडवर्ड लुटियंस जो है राष्ट्रपति भवन बनाने वाले हैं। एडवर्ड लुटियंस जो है राष्ट्रपति भवन, और दिल्ली में जो इंडिया गेट है वह भी एडविन लुटियंस के द्वारा ही बनाया गया। इमर्सन के द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है वह बनाया गया। 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी की मांग नहीं थी? तो भारत को स्वतंत्र कराना नरमपंथी का मांग नहीं था। नरमपंथियों को हम उदारवादी या प्रारंभिक कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जो 1885 से 1905 तक जुड़े हुए थे। समय इनका माना जाता है। उदारवादियों ने सुधार और भारतीयों के लिए अधिक से अधिक हित के लिए इन्होंने अपना कार्यक्रम चलाया। सरकार को अपना विज्ञापन सौंपा, अपना प्रस्ताव सौंपा, और उसके द्वारा वह भारतीयों के हित के लिए कार्य करने का प्रयास किया। इन लोगों का मांग भारत को स्वतंत्र करना नहीं था, यानी तत्कालीन मांग
स्वतंत्र प्राप्ति करना नहीं था। उनका कहना था कि अभी हम स्वतंत्रता के लिए योग्य नहीं है। 22वां प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस से शुरू हुआ, यूनान से शुरू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम ओलंपिक खेल 776 BC में रोम में हुआ था और फिर 1896 ओलंपिक खेल कुछ व्यवधान के अतिरिक्त हमेशा जो है नियमित रूप से 4 वर्षों पर आयोजित होती रहे। सबसे बड़ी बात है कि उल्लेखनीय है कि 2020 में कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक जो होना था 2020 में, अब टोक्यो ओलंपिक कब होगा? बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए भी होगा ये प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक अब 2021 में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ये जापान में ही होगा। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था वह कोरोना के कारण टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया गया, जो 2021 में टोक्यो में होगी। 24 प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर बहती है? तो हम देखेंगे चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी 3 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 3 राज्य से होकर ये चंबल नदी बहती है। चंबल नदी जो यमुना नदी में इटावा के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में आकर मिल जाती है। चंबल नदी के बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि यह नदी गड्ढा यानी अधिक से अधिक महागढ़ या हौज का निर्माण करता है। इस तरह ये एस्चुरी का निर्माण करता है। अपने प्रारंभिक दौर में उबड़ खाबड़ बहाव के कारण चंबल नदी काफ़ी प्रसिद्ध है। चंबल नदी पर कई बांध बनाई गई है और चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर एक बृहत बांध बनाया गया है जिससे राजस्थान के क्षेत्र में काफ़ी बिजली और सिंचाई में लाभ मिला है। 25 प्रश्न है कि केरल रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं मुख्यतः। ये हम देखेंगे कपूरथला जो पंजाब से संबंधित क्षेत्र है और पेरम्बूर जो तमिलनाडु में है। यहाँ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इसके अतिरिक्त बैगन बहुत सारे जगह बनाए जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर, मोकामा जैसे क्षेत्र में भी बैगन और बनाने और उसके मेंटेनेंस करने की जो है कंपनी है। जमशेदपुर में पहले टेल्को द्वारा, टिस्को के जो एक अन्य संस्थान टेल्को द्वारा पहले, टाटा द्वारा पहले रेल इंजन भी बनाई जाती थी। बाद में उसे उन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया। हैदराबाद में जो है यहाँ भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान है। वाराणसी में डीजल इंजन बनाने की कारखाना है जो 1961 में स्थापित किया गया। वाराणसी में जो है डीजल इंजन बनाने की कारखाना। 26 प्रश्न है, करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा है। यह नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में हुआ। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने किया और फिर 8 अगस्त 1942 को वर्धा से 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर ट्रेन से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, जिस घोषणा में 45 मिनट तक इन्होंने ओजपूर्ण भाषण दिया, जिसे पटाभी सितार रमैया ने जिस पर कहा कि इस दिन गांधी जी पैगंबर के अवतार होकर भाषण दे रहे थे।
इसमें उन्होंने कहा कि अन्याय की एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर दोनों के लिए अपराध होती है। इसी दौरान महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत भारतीयों के लिए रहने दो, क्योंकि उस समय स्थिति जापान की भारत पर आक्रमण की संभावना प्रबल हो रही थी। इसी समय महात्मा गांधी ने एक वक्तव्य दिया कि यह फिरंगियों को खदेड़ने के लिए मेरा अंतिम प्रयास होगा, हम फिरंगियों को खदेड़ देंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, जिसको यूसुफ मेहर अली, जो बॉम्बे के मेयर रह चुके थे, वही यूसुफ मेहर अली ने इसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया। और महात्मा गांधी का जो स्टेटमेंट था कि हम अंग्रेज को खदेड़ देंगे अथवा इस प्रयास में अपना जान दे देंगे, जिसे संक्षिप्त में करो या मरो का नारा के रूप में अधिक लोकप्रिय बनाया गया। सत्ताईस प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो भारत कैबिनेट मिशन भेजने का सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना था। कैबिनेट मिशन जो 3 सदस्यीय था, 3 सदस्य इनके थे। यहाँ से आपका भी प्रश्न होता है। अध्यक्ष जो थे इनके थे अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस, और सदस्य थे 2 और सदस्य थे। एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरा सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। ये एक्सचेकर मिनिस्टर थे। एबी अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना मंत्री थे, और पैथिक लॉरेंस उस समय गृह सचिव थे, यानी गृह मंत्री थे। तो कैबिनेट मिशन सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव में भारत में अंतरिम सरकार की गठन की बात कही गई, संविधान निर्माण की बात कही गई कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन होगी, और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को बनाया गया, जिसमें 14 सदस्य शामिल हुए, 9 कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग की। हालांकि मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में शामिल नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग कर रहा था, लेकिन आगे चलकर उनकी सरकार भी इसमें 5 सदस्य शामिल हुए। लियाकत अली जो वित्त मंत्री बनाए गए हैं, वह बहुत ही वित्तीय मामला में अरंगा लगाया, अवरोध लगाया, जिसके कारण अंतरिम सरकार असफल हो गई। लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिनकी हत्या भी कर दी गई। 28 है, इंडिया नेशन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. हयूम एक सिविल सर्विसेज ICS अधिकारी रिटायर्ड होकर जो शिमला में रहते थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये उदारवादी ऑफिसर थे और शिमला में रहते हुए इन्हें यह विश्वास हुआ वहाँ विभिन्न धार्मिक संप्रदाय मुनि महात्माओं से मिलने पर कि भारत में एक बड़ा विद्रोह हो सकता है जो 1857 से बड़ा हो सकता है और उसमें ब्रिटिश सरकार नष्ट हो सकती है। इसलिए हयूम एक बड़े संगठित ऐसी संस्था की स्थापना पर बल देने का प्रयास किया जो भारतीयों को हित का तो बात करे, साथ में ब्रिटिश सरकार के लिए भी वह लाभदायक हो। ऐसी ही संस्था के रूप में H.O. हयूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। H.O. हयूम को हर्मिट ऑफ शिमला के संत भी इस कारण कहा जाता है। हालांकि लाला लाजपत राय ने न्यू इंडिया में इस हयूम के विचार का खंडन किया। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार अपने हित के लिए कांग्रेस की स्थापना किया, जिसका नाम है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा कवच। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार अपनी सुरक्षा से भयभीत होकर सुरक्षा के लिए कांग्रेस की स्थापना किया। कांग्रेस शब्द जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। कांग्रेस की बैठक जो 27-28 दिसंबर
1885 को हुआ बॉम्बे के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसमें 72 सदस्य ने भाग लिया। बायोमेस बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हुए और एच.ओ. ह्यूम इसके प्रथम महासचिव बनाए गए। उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वाइसराय थे। छत्तीस प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। दूसरा है कि दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। तो हमको इस प्रश्न में देखना है, सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि तापांतर यानी वार्षिक परिसर जो बता रहा है, ताप का वार्षिक परिसर, इसको हम एक शब्द के लिए कहेंगे तापांतर। तापांतर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, जो कुछ होता है वह ताप अंतर हो जाता है। अधिकतम से जब हम न्यूनतम ताप को घटाएंगे, तो हम जानते हैं अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों सागर है, दोनों जलीय क्षेत्र है, इसलिए ताप अंतर नहीं अधिक होगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र तटीय या समुद्र में तापों में बहुत अंतर नहीं होता है। समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो स्पष्ट हो गया कि पहला जो आपका विकल्प है वह सही नहीं है। अब हम लोग दूसरे विकल्प पर विचार करें कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। तो यह सेंटेंस सही है, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जो है क्या है, जल अधिक है। और जब जल अधिक है तो वहाँ तापांतर जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल भाग अधिक है। तो जब स्थल भाग जहाँ अधिक है वहाँ तापांतर अधिक होगा। तो आपका प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापांतर का परिसर अधिक होता है, तो यह सही है। तो विकल्प केवल बी आंसर होगा। 38 है, द स्ट्रगल इन माई लाइफ किनकी पुस्तक है? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो आधुनिक समय के प्रसिद्ध लीडर अश्वेत आंदोलन के मसीहा कहे जाने वाले, द स्ट्रगल इन माई लाइफ इनकी पुस्तक है। और एक अन्य पुस्तक भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी मार्ग फ्रीडम का, आज़ादी का। तो नेल्सन मंडेला जो 27 साल जेल में रहे हैं, फिर इन्होंने 1990 के दशक में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 91 में इनको छोड़ा गया। 1991 में जेल से 27 साल जेल में रहे हैं। 1991 में बाहर आए, फिर अफ्रीकन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए हैं। और 1994 में कांग्रेस वहाँ चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, डी क्लर्क को पराजित कर। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने वाला नेल्सन मंडेला हुआ। नेल्सन मंडेला गांधी जी को अपना प्रिय जो है अध्यात्म गुरु मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में जानना है कि भारत में अब तक 2 विदेशी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। एक अब्दुल गफ्फार खां जो पाकिस्तान चले गए, वह भारत के ही रहे थे पहले। और दूसरा नेल्सन मंडेला, एकमात्र नेल्सन मंडेला हमारे विचारों से, क्योंकि अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान भले चला गया हो लेकिन वह भारत के स्वतंत्रता के बहुत बड़े हीरो रहे थे, तो वह भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ तो गए। तो इस स्थिति में नेल्सन मंडेला और यही व्यक्ति है जिनको भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला गांधी को अपना गुरु मानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रंग भेद का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति गांधी थे और रंग भेद को समाप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति नेल्सन मंडेला थे। अमेरिका में पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ बराक ओबामा को। 40 प्रश्न है, भारत के किस राज्य में निरक्षरों का दर सबसे अधिक है? तो हम देखेंगे कि सबसे 2011 के जनगणना जो हुई है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ भारत में जो है वह बिहार है, जहां
जहाँ के 61.81% जो है हम देखेंगे कि साक्षरता है। साक्षरता है भारत में। साक्षरता जो है उन 2011 के जनगणना के अनुसार 74.04% है। हम बताना चाहेंगे कि महिला साक्षरता भी सबसे कम बिहार में ही है। सबसे अधिक साक्षरता दर भारत में केरल में है, पुरुष और महिला दोनों में। 41 प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होता है? तो शक संवत पर अंतिम महीना फल्गुन होता है और प्रथम महीना कौन होता है? चैत्र। शक संवत जो 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को स्वीकार कर लिया। शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया। कनिष्क द्वारा 78 AD में शक संवत चलाया गया। संभवतः जब कनिष्क राजा बना उसी समय में किसी शक राजा को पराजित किया, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत मनाना प्रारंभ किया। 42 प्रश्न है, खेलकूद जगत में थर्ड आई का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित है। थर्ड अंपायर थर्ड आई के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड मैन शब्दावली भी क्रिकेट से ही संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट का जन्मभूमि इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट एशियाई देशों में सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में उभरकर सामने आया है। विश्व में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? 43 क्वेश्चंस है आपका। तो आदि मानव यानी प्रारंभिक मानव, इसके दूसरा शब्द हुआ, दूसरे शब्द में कि पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या सीखा? तो आग को जलाना। मानव की 3 क्रांतिकारी कदम है। पहला आग को जलाना यानी आग की खोज, दूसरा कृषि कार्य करना और तीसरा है चाक मीन्स पहिया। ये चाक का आविष्कार मानव की तीसरी क्रांतिकारी कदम है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आग की खोज हुई। उत्तर पूरा पाषाण काल हम कह सकते हैं आग की खोज हुई। कृषि और पशुपालन, अस्थायी निवास, चाक पर घड़ा या मिट्टी के बर्तन, पहिया आदि बनाने का कार्य जो है यह सब नियोलिथिक काल में हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। नियोलिथिक काल में हम अस्थायी रूप से मानव रहने लगे, निवास करने लगे घर बनाकर, और फिर सामाजिक जीवन शुरू हुआ। आग की आविष्कार किस तरह हुआ अथवा खोज कैसे हुआ, इस पर एक मत नहीं है, लेकिन ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि भूस्खलन जब हो, लैंडस्लाइड हुआ हो, आंधी तूफान आया हो, उस समय पेड़ से पेड़ टकराकर, पत्थरों से पत्थरों टकराकर आग लगा हो, ज्वलनशील पदार्थ जला हो, फिर उससे जो जानवर आदि मरा हो उसको खाने में स्वादिष्ट लगा हो, ऐसा प्रयोग किया हो, अथवा पत्थर पर पत्थर या टहनियों ब्रांचेज से रगड़ने पर उससे जो आग निकला हो, इस तरह का प्रयोग बार बार कर वे इसके प्रयोग करना सीख लिए हो। 44 है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे कौन? मेगास्थनीज
सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। लगभग 5 बरस ये जो है पाटलिपुत्र में रहे हैं। इन्होंने पाटलिपुत्र को पालीबरोथा नाम दिया। इनकी लिखी गई इंडिका पुस्तक, जिसकी मूल कॉपी तो नहीं मिलती है, लेकिन उसके आधार पर जो अन्य विद्वानों ने लिखी है, इससे भारत के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। लेकिन मेगास्थनीज को भारत के सामाजिक जीवन के बारे में सही जानकारी नहीं थी। जैसा कि उन्होंने कही कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि थी। इसी प्रकार हम देखेंगे कि मेगास्थनीज के यह विचार उचित नहीं प्रतीत होता है कि भारत में 7 प्रकार की समाज थी। वे भारत के समाज के 7 वर्ग में व्यवसाय के आधार पर ही बदल दी। फोर्टी 45 क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। संसद सदस्य सीधे जनता के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। आपका प्रश्न है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, यह नहीं होगा। दूसरा है संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा है कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। शक्ति केंद्र और राज्य के बीच बटा है। तो जो आपका विकल्प है उसमें बी और सी विकल्प में से चुनना है कि संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, ये तो सही है, लेकिन कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह आपका जो आंसर है सी आंसर सबसे नियरेस्ट आंसर होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम संसद सदस्य को तो चुनते हैं, लेकिन फिर उसका उत्तरदायी नहीं हो तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी संसद में से जो संसद सदस्य होते हैं, उन संसद सदस्यों में से कुछ कार्यपालिका बनते हैं, और कार्यपालिका जो होते हैं, कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद जो होते हैं, मंत्रिमंडल जो होते हैं, ये सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और एक एमएलए एमपी व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र विशेष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा जो होते हैं वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 46 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि करना आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं रहा है। जनसंख्या नियंत्रण करना आर्थिक नियोजन का उद्देश्य रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो 1950 में योजना आयोग स्थापित की गई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करते हुए अधिकतम मानव कल्याण के लिए कार्य करना। तो औद्योगिक विकास करना, रोजगार सृजन करना, आर्थिक वृद्धि करना, ये तो योजना आयोग का कार्य रहा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि करना नहीं, जनसंख्या नियंत्रण करना उनके कार्य का एक भाग रहा है। भारत में 270 तक जनसंख्या नियंत्रण संभव है। 2070 तक भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो सकता है। 47 प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता था? जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसका निष्पादन एसबीआई किया करता था, आरबीआई नहीं करता था। तो आपका जो प्रश्न है उसका आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर। चूँकि जम्मू कश्मीर को अगस्त 2019 में संसद में विधेयक लाकर अनुच्छेद 370 और उससे संबंधित बातों को हटा दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम यह देखेंगे कि अब यह नहीं रह गया। 48 प्रश्न है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर।
अनुच्छेद 85 में यह बात उल्लेख है कि राष्ट्रपति सत्र की शुरुआत करेंगे, सत्र की समापन करेंगे। प्रत्येक नव सत्र की पहली बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है। राष्ट्रपति किस आधार पर संसद भंग करेगी, यानी लोकसभा, तो लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, उसकी सलाह जो है प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री के विचार मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं जो लोकसभा में जिनकी बहुमत हो, लेकिन जो काम चलाओ सरकार हो, जो अल्पमत सरकार हो, जो सदन में बहुमत खो चुका हो, ऐसे प्रधानमंत्री के सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है। 49 से 73वें संविधान संशोधन के बाद उनकी पहला राज्य कौन सा जिन्हें पंचायती राज संस्था को सीधे चुनाव कराया, तो मध्य प्रदेश। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज को पूरी तरह लागू कर दिया गया। हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं और मध्य प्रदेश इसके बाद चुनाव कराने वाले पहले राज्य हुआ। 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ, जिससे 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक अधिकार दिया गया। तो आपके जो प्रश्न है उसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। 50 प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो हम देखेंगे कि भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी हम लोग को न्याय दिया हुआ था। तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। यह न्याय है, पहला सामाजिक, आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और स्वतंत्रता की जो प्रस्तावना में बात की गई है, स्वतंत्रता की जो बात की गई है वो 5 प्रकार की, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म और आस्था। ये हम देखेंगे कि प्रस्तावना में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतर प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको साधारण तो नहीं मिलेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की प्रश्न तो कहीं मिल भी जाता है, और स्वतंत्रता वाला प्रश्न जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात कही गई है और 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। $51 है। फिजी का मुद्रा क्या है, तो ये फिजी डॉलर है। ये फिजी का मुद्रा, क्रोना मुद्रा जो है आइसलैंड का मुद्रा क्रोना है, और फ्रैंक मुद्रा बहुत सारे देशों का मुद्रा जो है फ्रैंक है, जिसमें माली, चाड, बुरुंडी आदि देशों की मुद्रा जो है वह फ्रैंक है। यूरो मुद्रा यूरोपीय संघ की मुद्रा है। 52 प्रश्न है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है, तो अंतारा जो है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। अंतारा भारत की जो है पीटीआई, समाचार भारती आदि जो है, आर्यावर्त आदि जो है समाचार एजेंसी है। ब्रिटेन का जो है राइटर्स, ब्रिटेन का जो है समाचार एजेंसी है। 66 है, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी का जून 1674 ईस्वी में गंगभट्ट नाम के एक पंडित है जो काशी में लंबा समय रहे, इनके द्वारा राज्याभिषेक किया गया। और इस राज्याभिषेक के द्वारा, क्योंकि काशी उस समय विद्वान की सबसे बड़ी नगरी मानी जाती थी, इसलिए काशी से पंडित बुलाकर शिवाजी ने राज्याभिषेक किया। क्योंकि शिवाजी को इससे पहले और तक सभी लुटेरा मानते थे, क्योंकि इनके वंशज या ये वैध रूप से राजा नहीं थे, इसलिए शिवाजी ने बड़ी शान शौकत के साथ राज्याभिषेक किया। लेकिन इनकी माता की मृत्यु होने पर पुनः इन्होंने तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक कराया। शिवाजी को
इसके द्वारा इसके द्वारा विधिवत या वैधानिक अधिकार जो है वह प्राप्त हो गया राजत्व का। शिवाजी ने छत्रपति, मराठा कुलभूषण, हिंद धर्म उद्धारक, गौ प्रतिपालक, ब्राह्मण रक्षक, ऐसे कई उपाधियां धारण इस आयोजन के क्रम में इन्होंने किया। 67 है, किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निम्नलिखित में मुद्रा कोष का मुख्यालय, तो IMF का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC का अर्थ हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया एक वहाँ का राज्य का नाम है और एक डिस्ट्रिक्ट का भी, तो वाशिंगटन जो है कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो और वाशिंगटन नाम का वहाँ एक राज्य भी है। जैसा कि हम जानते हैं जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो जिनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। IMF की स्थापना जो है 27 दिसंबर को 1945 में हुआ और इसी दिन विश्व बैंक की भी स्थापना हुआ। जैसा कि हम जानते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर इस दो संस्था की स्थापना किया गया, IMF और विश्व बैंक का। IMF का मुख्य काम है मौद्रिक संतुलन को बनाना, मोनेटरी इनका काम है। मुख्य वह काम है कि अस्थायी संतुलन और भुगतान संतुलन को बनाकर समायोजन करके मुद्रा के मूल्य के मापन के रूप में विभिन्न मुद्रा की जो मापदंड होती है उसको संतुलित बनाना है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना है और जो कमजोर देश है उसे भुगतान संतुलन में सपोर्ट करना है। अभी 189 सदस्य है। ध्यान रखना है जो IMF के सदस्य होते हैं वह स्वतः ही विश्व बैंक के सदस्य होने के अधिकारी हो जाते हैं और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही है। रोम में जो है खाद्य एवं रोम में जो है ये कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय है। 68 प्रश्न है, सफ़ेद कुमुदी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो सफ़ेद कुमुदी जो है यह इटली देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, सफ़ेद कुमुदी। और एक और कुमुदनी, और एक और प्रश्न यहाँ बनता है आपका कि सिर्फ कुमुदनी यदि रहे तो वह आंसर हो जाएगा फ्रांस, और जब सफ़ेद कुमुदनी हो तो उसका आंसर हो जाएगा इटली। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनान का स्वेल्जल जो है राष्ट्रीय प्रतीक है। 69 प्रश्न है, कवि हरिसेन किस राजा के दरबारी थे, तो कवि हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे। हरिसेन के द्वारा एक बड़े ही प्रसिद्ध लिखा गया वह है प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के महासांधि विग्रहक भी थे। महासांधि विग्रहक का अर्थ हुआ कि ये विदेश मंत्री थे। युद्ध और संधि, महासंधि, संधि माने दोस्ती, विग्रह माने दुश्मनी, तो युद्ध और शांति के मंत्री भी हरिसेन थे जो बहुत ही विद्वान थे। भारत में जितनी भी प्रशस्ति इतिहास में लिखी गई है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति माना जाता है जो हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त से संबंधित लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का चर्चा मिलता है, जिसमें 12 दक्षिण भारत के राजा, 9 उत्तर भारत के राजा, 5 सीमावर्ती राजा, इसके अतिरिक्त 9 अटाविक जनजाति आदि को पराजित करने का जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। इसीलिए B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह भी पता मिलता है कि समुद्रगुप्त को युवा अवस्था में इनके पिता ने इन्हें चुना। हर्षवर्धन अंतिम महान शासक प्राचीन भारत के रहे हैं।
चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो है हूनों को पराजित किया। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। 70 प्रश्न है, नवरत्न का संबंध किससे है? तो हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। उनके नवरत्न जो द्वितीय राजधानी उन्होंने अवंती क्षेत्र में उज्जैन को घोषित किए थे। वहाँ सांस्कृतिक और कला साहित्य में इन लोगों ने शोभा बढ़ा के इतिहास में अजर अमर कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके नवरत्न में शामिल होने वाले में छपनक, घट, खपर, बेताल भट्ट, शंकु, अमर सिंह, बड़ा मिहिर, बररुचि, धन्वंतरी और नौमा कालिदास। ये इनके दरबार के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। छपनक ज्योतिषाचार्य थे। घट खपरक प्रसिद्ध कवि थे। बेताल भट्ट ये तंत्र मंत्र आदमी थे। विक्रम बेताल हम लोग चर्चा भी धारावाहिक भी चला था, ये माना जाता है जादूगर था। शंकु के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः ये कवि आदि रहे होंगे। अमर सिंह बहुत बड़ा कोषागार था। अमर कोश जो इनके द्वारा लिखा गया डिक्शनरी, प्रारंभिक डिक्शनरी लिखने वाले अमर कोश थे। बड़ा मिहिर बहुत बड़े खगोलविद थे। पंच सिद्धांत का इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। बररुचि बहुत बड़े विद्वान थे। धन्वंतरी जो जिन्हें भगवान माना जाता है, किसका, चिकित्सा का भगवान माना जाता है धन्वंतरी को। और कालिदास तो भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं संस्कृत के। 71 प्रश्न है, होयसल शैली का श्रेष्ठ मंदिर है तो हेलविड में जो है होयसल शैली हम देखेंगे कि ये प्रारंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत में ये होयसल वंश की स्थापना हुई। और द्वार समुद्र, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। ये द्वार समुद्र क्षेत्र में ये आप देखेंगे कि हलेबीड शैली का प्रयोग किया, जिसमें गोपुरम आदि का प्रयोग बहुत ही व्यवस्थित रूप में किया गया है। अजंता गुप्त काल से संबंधित है। कार्ले का गुफा जो है, ये कार्ले का गुफा भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। कार्ले के गुफा में भारत का सबसे बड़ा क्या है? चैत्य है। चैत्य का अर्थ हुआ बौद्ध धर्म का मंदिर। भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जो है वह कार्ले का चैत्य है। तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है। मदुरै जिसे उस उत्सवों का नगर कहा जाता है, यहाँ पर प्रसिद्ध है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मीन्स पार्वती मंदिर। 73 प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो चेरनोजम के अंतर्गत काली मिट्टी रखी जाती है। काली मिट्टी आग्नेय चट्टान से निर्मित है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखी से निर्मित लावा, भाप, मैग्मा आदि से जो है इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जो काली मिट्टी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, गुजरात क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में जो है पाई जाती है। काली मिट्टी में इसे चौर्नेज मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी जो है जल धारण की क्षमता इसमें बहुत होती है, इसलिए यह कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। मिट्टी का अध्ययन
पेडोलॉजी में हम करते हैं। भारत की मुख्य मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी भी उपजाऊ होती है। लेटराइट मिट्टी जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लगभग ये लाल रंग की होती है। इस मिट्टी पर यदि सिंचाई की सुविधा हो और यानी तो हम यहाँ खेती कर सकते हैं। यह चाय के लिए बेहतर मानी जाती है। पोडजल मिट्टी का प्रभाव जहाँ अम्लीयता की मात्रा अधिक जल में हो, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। 74 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अब। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होती है, जब इसकी दूरी होती है 9.4 करोड़ मील। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम समय जो सूर्य की होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम समय में होती है, वह है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी रह जाती है? 9.15 करोड़ मील। औसत कितनी दूरी है पृथ्वी से सूर्य का? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो अपसोर के स्थिति में अधिकतम दूरी पर होती है, जब प्रलयवाकार जो घूमती है सर्पिलाकार, उस स्थिति में यह बनती है। जैसा कि हम जानते हैं, इसी प्रकार एपोजी और पेरिजी होता है। एपोजी चंद्रमा का पृथ्वी से सबसे जो दूरी जब स्थिति रहता है, और पेरेजी होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है। निकट जब होता है लगभग 3,70,000 किलोमीटर होती है, और जब दूरी होता है चंद्रमा उस समय 4,05,000 किलोमीटर लगभग उसकी अधिकतम दूरी रहती है एपोजी की स्थिति में। औसत रूप से जो चंद्रमा पृथ्वी से हो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। 22 सितंबर, 30 जनवरी, 22 दिसंबर। तो हम देखेंगे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो है दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 23 सितंबर को और 21 जून को दिन और रात बराबर होता है। 75 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो हम देखेंगे मालागासी जो है यह महासागरीय द्वीप नहीं है, बल्कि मालागासी जो है अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में हिंद महासागर में मालागासी जो है यह द्वीप है। यह महासागरीय द्वीप नहीं है, बल्कि इस महासागर में अवस्थित द्वीप है। सेंट हेलेना बहुत प्रसिद्ध है। सेंट हेलेना द्वीप पर ही नेपोलियन को 1815 ईस्वी में बंदी बना के रखा गया था। भूमध्य सागर क्षेत्र में है, भूमध्य महासागर में है सेंट हेलेना, जहाँ पर 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। हवाई द्वीप, एलाइट द्वीप, इसमें हवाई द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। 76 प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु क्रम लैब जो है कहाँ है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर टाटा नगरी के नाम से प्रसिद्ध, सचकी इसका पुराना नाम था। 1907 में जमशेदपुर में ही JRD टाटा द्वारा भारत में व्यवस्थित रूप से पहली लोहा इस्पात कारखाना की स्थापना की गई, जो 1913 ईस्वी से वहाँ स्टील उत्पादन होने लगा। धनबाद में इंडिया स्कूल ऑफ माइंस है। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। कोलकाता में बोटेनिकल गार्डन है। इसके विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के है? तो देखिए, ग्रह का उपग्रह जो है वह खोज होती रहती है, उस आधार पर ये बदलता रहता है। तो अब हम देखेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति है उसमें सबसे अधिक उपग्रह जो है अब शनि के पास हो गया है। शनि के पास जो है 82 उपग्रह हो गया है, और जुपिटर के पास कितना उपग्रह है? 79।
तो आपका आंसर हो जाएगा शनि। शनि के पास 82 ग्रह है, जुपिटर के पास 79 उपग्रह है, सैटेलाइट है। बुध और शुक्र के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, हमें ये जानना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटन है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन जो है, टाइटन शनि का उपग्रह है। शकों ने कहाँ शासन किया, तो हम देखेंगे शक शासक जो है ये भारत के बहुत विस्तृत क्षेत्र में शासन किए हैं। जो आपका प्रश्न है उसके अनुसार सौराष्ट्र हम आंसर देंगे। हम बताना चाहेंगे कि शक जो है वह मध्य एशिया से भारत आए हैं और भारत में ये इनके पहला आक्रमणकारी, यानी भारत में शक राज के संस्थापक मिथ्रेडेटस है। ये मिथ्रेडेटस ने भारत में शक राज की स्थापना की। शक राज की 5 शाखा, जिसमें एक शाखा अफगानिस्तान में, 4 शाखा भारत में रही। हम आपको बता दें कि शक की जो 4 शाखा थी उसमें पहली शाखा जो है वह तक्षशिला क्षेत्र में था। जिस तक्षशिला क्षेत्र में यहाँ के संस्थापक थे मोआ या मोगा। दूसरा मथुरा में था, मथुरा के संस्थापक थे रंजुबल। तीसरा नासिक में, इसके संस्थापक थे चेस्टन। और चौथा जो था उज्जैन में था। भूमक। तो एक तो अफगानिस्तान में था, शक का 4 शाखा भारत में था। इसमें देखेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है रुद्रदमन। भारत में जितने शक शासक हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रुद्रदमन। और रुद्रदमन का कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन ने विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें सुदर्शन झील के मरम्मत का भी उन्होंने चर्चा किया है। हम देखेंगे शक शासक को समाप्त किसने कर दिया, तो 388 एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत महत्वपूर्ण, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक कौन थे, रुद्र सिंह तृतीय को हत्या कर दिया। इस प्रकार पश्चिम भारत में शक राज जो थी वह समाप्त हो गई, विदेशी से मुक्त कर दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। और यह प्रमाण चांदी के सिक्के से होते हैं। 79 है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के दौरान किसके सचिव के रूप में कार्य किया। तो जब महमूद भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उत्बी महमूद गजनवी, जब महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 के बीच भारत पर 17 आक्रमण किया, एलिफिस्टन के अनुसार ये 17 आक्रमण किया। उस स्थिति में उत्बी जो थे, जो विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान और सलाहकार था इनका, उत्बी वहाँ उन्होंने संभाला। अल-बिरूनी जो भारत आए थे वो 1017 ईस्वी में महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। अबू रेहन अल-बिरूनी उनका नाम है। वह लगभग 10 साल भारत में रहे हैं। भारतीय पुराण, धर्म, दर्शन का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। इन्होंने तहक़ीक़ात-ए-हिंद यानी भारत की खोज, कि जिसे किताबुल-ए-हिंद के नाम से अधिक जानते हैं, किताबुल-ए-हिंद इनके द्वारा लिखी गई, जिसे 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। इनकी लिखी गई पुस्तक से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। बेहाकी भी उस समय के विद्वान थे। फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखी, जिसमें अफरसियाब के वंश का चर्चा किया गया है। 80 प्रश्न है, मराठा के कार्यकाल में चौथ क्या था। तो मराठा के कार्यकाल में चौथ एक कर था। चौथ उस क्षेत्र पर ली जाती थी, चौथ और सरदेशमुखी और चौथ, ये
ये मराठा राज के दो प्रसिद्ध कर हैं। सरदेशमुखी शिवाजी देश के प्रमुख होने के नाते लेते थे, जो हम देश के प्रमुख है वतन जागीर से, जो 10% था, और चौथ जो है वह उस क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र को विजित क्षेत्र होता था अथवा जिस क्षेत्र पर वह अपना दावा स्थापित करता था, अथवा दूसरे शब्द में जिस क्षेत्र की सुरक्षा शांति बनाए रखने के दायित्व के रूप में उनसे राजस्व लेते थे, वह कर लेते थे, जिसे चौथ कहा जाता था, जो स्पष्ट है 1/4 यानी 25% थी। शिवाजी प्रारंभ में 1/3 ही कर लेते थे, लेकिन आगे चलकर 2/5 यानी 40% तक राजस्व लिए। 81 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना थी जिससे नए वर्ग को अंग्रेज के खिलाफ कर दिया, जबकि प्रारंभ में वे उनके प्रति विश्वास थे, तो वे अंग्रेजों द्वारा दबाए गए थे, वे व्यापार सेवा आदि में करना चाहते थे, वे नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उपयुक्त सभी सही होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज भारत में शासन करना प्रारंभ किया तो बहुत सारे वर्गों ने प्रारंभ में उनको सपोर्ट किया, लेकिन जब उनकी नीति से उन वर्गों की समस्या आई तो फिर वे उनके विरोध में आ गए। तो जैसा कि 1857 के हम सैनिक विद्रोह अथवा उसके बाद की जो घटना होती है उससे यह स्पष्ट होता है। ब्रिटिश सरकार अपनी नीति जो बनाई उससे जब किन्हीं वर्ग विशेष को क्षति होने लगी तो वह वर्ग उनके विरोध में आने लगे। 86 है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत भारत को कहाँ रखा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि भारत जनसांख्यिकी संक्रमण, आपको हम पिछले वीडियो में इस बारे में बता चुके हैं। इस चारों स्टेज को हमने लिख कर आपको दिखाया था। यही प्रश्न आपको यहाँ प्रश्न आ गया है, तो हम देखेंगे बी आंसर होगा। दूसरा चरण में हम हैं। दूसरा चरण में क्या होता है कि जन्म दर में बहुत कमी नहीं आएगी, जन्म दर में तो उच्च रहेगा ही, लेकिन मृत्यु दर में क्या होगी, कमी आएगी, गिरावट आती है। यह दूसरे स्टेज है। तो दूसरे स्टेज में भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 17.5% जो है 17.5% जो है जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया है, जबकि भारत सरकार का लक्ष्य इससे कम करने 1 तक लाने की है, जिसमें अभी समय लगेगी। जनसंख्या के स्पष्ट रूप से 4 चरण होती है। पहली चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होती है। दूसरे चरण में जन्म दर तो उच्च रहता है लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आती है। तीसरे चरण में जन्म दर और मृत्यु दर में संतुलन लगभग होती है, और चौथी चरण में जन्म दर कम होने लगता है, जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक होने लगता है। तो जन्म दर कम होता है और मृत्यु दर अधिक होने लगता है। यह जनसंख्या ह्रासमत नियम को दर्शाता है। जनसंख्या जो प्रारंभिक चरण में है वह अल्प विकसित देश को दिखाता है। विकासशील देश में जन्म दर तो अधिक रहता है लेकिन मृत्यु दर में कुछ गिरावट आती है। विकसित देशों में जन्म दर मृत्यु दर लगभग बराबर होती है, और जब विकास की बहुत चरम अवस्था पर पहुंचते हैं तो उस स्थिति में चौथा चरण शुरू होता है, जब निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट पर सर्वप्रथम जो है माल्थस ने सिद्धांत दिया था। जनसंख्या विस्फोट होता है कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का अधिक होना। 88 प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो अरब सागर में जो हमारी द्वीप है उसका सबसे बड़ी विशेषता है प्रबल भित्ति निर्मित है। वह प्रबल भित्ति निर्मित द्वीप है। अरब सागर में जो हमारा लक्षद्वीप है वो प्रबल भित्ति द्वीप है, जहां जिस प्रबल भित्ति जिसका आकार घोड़े के नाल का आकार का है, जिसे एटॉल भी कहा जाता है। 90 प्रश्न है, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्था की स्थापना किसने किया। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने
स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया 1882 में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। भारत में इन्हें विकेंद्रीकरण के जनक कहा जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण, एक स्थानीय विकेंद्रीकरण हुआ, इसका आंसर रिपन होगा। और एक प्रश्न आएगा वित्तीय विकेंद्रीकरण, तो वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड नॉर्थब्रुक का, जिनका कार्यकाल 1872 से 76 था, उन्हें वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। लीटन भारत में सबसे अनुदार वाइसराय में एक था। ये भारत में ऐसी नीति अपनाना चाहा जिससे भारत को विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी कमज़ोर किया जा सके। कर्जन जो नस्लवाद से प्रभावित वाइसराय था, इनके समय में बंगाल विभाजन सबसे बड़ी घटना था। 91 प्रश्न है, विश्व के इतिहास में वो पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की चयन करने की शुरुआत की? तो इसका आंसर है चीन। चीन प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश दुनिया का कौन है? प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन है? चीन। और चीन में जो ये अधिकारी बनकर आते थे उनको क्या कहा जाता था? मंदारिन। अभी चीन का भाषा क्या है? मंदारिन। तो चीन में जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई, दुनिया की पहली सभ्यता है जहां से प्रतियोगिता द्वारा अधिकारियों को चुना गया और चुने हुए अधिकारियों को मंदारिन कहा गया। मंदारिन चीन की भाषा है। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह मंदारिन ही है। सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो आधुनिक शुरुआत है यह जो है परसा से माना जाता है। जर्मनी परसा से माना जाता है। भारत में खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो है चार्टर 1853 के अधीन हुआ, लॉर्ड डलहौजी के काल से। प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है, खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा और बंद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा। खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें एक निश्चित योग्यता वाले सभी भाग लेते हैं, और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा कंपार्टमेंटल परीक्षा होती है जिसमें किसी क्षेत्र में यदि आप हैं उससे ऊंचे पद के लिए आप उसमें परीक्षा देते हैं। 92 है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो केसरिया स्तूप जो आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध स्तूप है, बड़ी विशाल स्तूप है, यह चंपारण में है। लोरिया अरेराज स्तंभ भी चंपारण में है, जैसा कि आप जानते हैं। बसाठ के अवशेष पर वैशाली के प्राचीन स्थल बसाठ, जहाँ से भारी मात्रा में मुद्रा मिला है, जो जिसको कहा गया कि श्रेणी संघ यानी व्यापारी संघ द्वारा चलाया गया है। तो ये सभी स्थलों की खोज में अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है, संगठन की स्थापना, सर्वे की स्थापना 1861 में किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले डीजी थे और उन्हीं के खोज रोज में इन सभी स्थानों की खोज की गई। 93 है, विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिया। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में इसका चर्चा है। हम बताना चाहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद जो है बहुत ही विशाल उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में पहली बार जन्म और कर्म के फल का हमें उल्लेख मिलता है। विदेह राजा के दरबार में हम देखेंगे निष्क जिसको ऋग्वेद में निष्क को स्वर्ण के टुकड़ा जो लेन देन अथवा आभूषण के रूप में प्रयोग करते थे। और सतनाम भी जो है यह भी मुद्रा है, ये चांदी का टुकड़ा है। इसे मुद्रा तो पूर्णतः मुद्रा नहीं कह सकते हैं क्योंकि व्यवस्थित मुद्रा भारत में शुरू जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से शुरू होती है। हालांकि मुद्रा का जो लेखन और उस पर चित्रण होता है वह पहली बार इंडो ग्रीक शैली में हमको देखने को मिलता है। फिर भी जो भी हो, बृहदारण्यक उपनिषद में चर्चा मिलता है। शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो यजुर्वेद से संबंधित है। छंदोग उपनिषद में सर्वप्रथम प्रेम की उल्लेख हुआ है, जिसमें कहा गया देवकी पुत्र वासुदेव से प्रेम की शुरुआत हुआ। 94 है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी? तो आपको हम बताना चाहेंगे कि मौर्य काल में जो अशोक द्वारा लिपि लिखी गई उनकी लिपि यहाँ ब्राह्मी लिपि होगी। उनकी लिपि को हम 4 भाग में बांटेंगे। 4 प्रकार के लिपि हैं। पहला जो है ब्राह्मी लिपि मुक्त है, दूसरा जो है खरोष्टी लिपि है, तीसरा ग्रीक है और चौथा अरमाइका।
चौथा अरमाइका है, ये 4 लिपि है। हम देखेंगे कि अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्रायः सभी शिलालेख, अधिकतर शिलालेख में ब्राह्मी लिपि है। इस चारों लिपि में जब आपसे कोई प्रश्न हो कि किसी एक को चुना है तो ब्राह्मी लिपि चुनना है। लेकिन इसके अतिरिक्त हम देखेंगे मनसेरा और शाहबाज गड्डी जो अशोक के बृहद शिलालेख है वह खरोष्टी लिपि में है। और शाह एकुना जो गंधार के पास है, जिसके आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने द्विभाषी ड्यूल लैंग्वा द्विभाषी आधार पर 1837 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़ा, वह ग्रीक प्लस अरमाइका लिपि में है। इस प्रकार अशोक के शिलालेख 4 लिपि में है। आपके जो प्रश्न है उसका आंसर ब्राह्मी लिपि होगा। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जमींदार थे, वहाँ के राजा थे। लगभग उनकी 500 बीघा जमीन थी। वह परमार राजपूत के वंशज थे। और फिर 1857 में उनके विजय अभियान को सुनकर आज भी अंग्रेज जो है कौतूहलपूर्ण आश्चर्यचकित रूप से सुनते हैं। जो भी अंग्रेज उस समय थे और उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह की जो विजय अभियान और शूरवीरता रणनीति थी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रश्न है 96, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो अमर सिंह के नेतृत्व में। अमर सिंह उसके जो है कर्ता धर्ता मैन थे। हरकिशन सिंह को उसका जो है संचालक बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं अमर सिंह जो थे ये बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई थे। समांतर सरकार का अर्थ होता है बराबरी का सरकार, यानी कोई सरकार चल रहा हो फिर उसके उसी के एवज में दूसरा चला रहा, उसे समांतर सरकार कहते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है काला धन, यानी जिस धन के बारे में कोई भी ब्यौरा नहीं हो। 97 में बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 2.86। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% होगा। भारत का जनसंख्या भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व की क्षेत्रफल का 2.42% है। बिहार का जनसंख्या जो है वह भारत के जनसंख्या का 8% से अधिक है। 98 है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा सदस्य बन सकता है जिसकी आयु हो 25 वर्ष। हम बताना चाहेंगे कि आपको एक प्रश्न हमेशा पूछी जाती है, वह प्रश्न होता है कि आयु क्या होना चाहिए। तो हम आपको बता दें इसके संक्षिप्त में, लोकसभा राज्य विधानसभा, लोकसभा राज्य विधानसभा के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा प्लस विधान परिषद के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 वर्ष। पंचायती राज और नगर पालिका के लिए उम्र क्या चाहिए? 21 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्या चाहिए? उम्र सीमा न्यूनतम 35 वर्ष। ये न्यूनतम 35 वर्ष है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा के लिए 25। कभी कभी पूछेगा कितने वर्ष में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो 25 वर्ष पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 25 वर्ष उसका उम्र है। जो विधानसभा लोकसभा बन सकते हैं सदस्य, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री बन सकते हैं। तो मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी संघीय मंत्री, राज्य मंत्री बन सकते हैं, तो 25 वर्ष। 99, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय। तो अंतिम निर्णय जो है राज्य विधानसभा द्वारा की जाती है। 199 अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं यह फैसला करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। इसी प्रकार केंद्र के रूप में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह स्पीकर करता है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला स्पीकर करता है। 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है। 199 अनुच्छेद के अधीन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वह किसी राज्य के विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो बिहार ही क्यों ना हो, उसके अध्यक्ष जो है धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित करते हैं। वे हस्ताक्षर और उस पर अपना मुद्रित यानी कि अपना मोहर लगाते हैं। उसी प्रकार संघ में स्पीकर जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वह धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित करते हैं। 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है। 109 में धन विधेयक किस प्रक्रिया से पारित होती है उससे संबंधित उल्लेख किया गया है। प्रश्न 100 अंतिम 100वां प्रश्न है, हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य नडेला। ये ध्यान रखना है, ये सत्य नडेला भारतीय हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में बिल गेट्स द्वारा की गई, उसके अभी सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर सत्य नडेला है। इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। रघुराम राजन जो है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखा गया है आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म। ये भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। रस्किन ब्रांड की तो दर्जनों पुस्तक है जिन पर अनेकों फिल्म बन चुका है। इनकी एक नई पुस्तक आया है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। इनकी नई पुस्तक है। अरविंद सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इन्होंने नोटबंदी जो 8 नवंबर 2016 को हुई थी उसका इन्होंने आलोचना किया है। इसमें कोई संदेह नहीं। आप लोग वीडियो अवश्य देखें और समय खपत हो रहा है ये मत देखें, क्योंकि इससे आपका कितना चेंज हो रहा है इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात, आपको किस तरह का वीडियो लग रहा है, लाइक डिसलाइक अथवा उससे संबंधित कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।